के लिए फाइनल है। खैर, तो हम लोगों का टॉपिक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, इसमें हमें वो वाली बैलेंस शीट नहीं पढ़नी जो फाइनल अकाउंट में होती है। बेसिकली इसमें जो हमें बैलेंस शीट पढ़नी है वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो हमें तैयार करना है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। पहले तो हम आपको बता देते हैं। एक तो एनसीईआरटी में जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो अभी भी 1956 वाला चल रहा है। पता नहीं इन्होंने चेंज किया कि नहीं किया। 1956 का ही चल रहा है। एक मिनट, देखिए सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट बना लो आप। प्रोफार्मा ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। अब प्रोफार्मा ऑफ बैलेंस शीट में तो जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो सबसे पहले देख लो। सबसे पहला है हेडिंग जो है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें सबसे पहला शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, फिर उसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, फिर दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन, लेकिन इसको लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, नोट्स दे दूंगा तो वहीं से डायरेक्ट देख सकते हो ना। मैं सिर्फ बता देता हूँ कि कौन सी हेडिंग में क्या क्या सब हेडिंग्स इनके बता देता हूँ।
फॉर्मेट तो पूछेगा नहीं, फॉर्मेट का तो मैं नोट्स दे ही दूंगा। आप ये मत लिखो, आप सब हेडिंग तैयार करो जिसमें ये पूछता है कि ये आइटम कहाँ जाएगा, ये आइटम कहाँ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, हेडिंग डाली शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा? पहला, या ए लिख लीजिए, ऑथराइज्ड, बी पेड अप, सी शेयर allotted, other than cash, D share allotted as fully paid up by bonus share, calls unpaid by directors and officers, और शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। ये इतने आइटम आप दिखाओगे शेयर कैपिटल में। फिर दूसरी हेडिंग आप डालो रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। ए कैपिटल रिजर्व, बी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सॉरी, ई revaluation reserve, F share option outstanding account, G अदर रिजर्व। अदर रिजर्व में कौन कौन आएगा? पहला जनरल रिजर्व, दूसरा टैक्स रिजर्व, टैक्स रिजर्व, तीसरा सब्सिडी रिजर्व, और चौथा अमेलगमेशन रिजर्व। इसी में लिखिएगा अदर रिजर्व में चौथा पॉइंट लिख लीजिए अमेलगमेशन रिजर्व। एच पॉइंट लिखिए सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे नोट लिखिए, नोट डेबिट बैलेंस
of statement of profit and loss account. Debit balance of statement of profit and loss account should be shown as deduction from the total of reserve. The total of reserve. पहला हो गया, दूसरी हेडिंग हो गई, तीसरी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. इसमें दिखाएंगे ए शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट रिफंडेड, मतलब जो एक्सेस आ जाता है आपके पास और आप उसको रिफंड नहीं करते हो, रिफंडेड. दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल. बी पॉइंट. चौथी हेडिंग डाली नॉन करंट लायबिलिटीज. नॉन करंट लायबिलिटीज. सबसे पहला ए ऑप्शन लॉन्ग टर्म बारोइंग. बी ऑप्शन deferred tax liability. Liabilities. C option other long term liabilities. Long term liabilities. और डी ऑप्शन लॉन्ग टर्म प्रोविजन. अब लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या आएगा लिख लीजिए. प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड प्रोविजन फॉर वारंट्स. प्रोविजन फॉर वारंट्स. पांचवी हेडिंग डालिए करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज इसमें लिखिए शॉर्ट टर्म बारोइंग, मतलब जो बैंक से या मार्केट से जो आप शॉर्ट टर्म लोन या डिपॉजिट्स वगैरह लेते हो, ठीक है, वो आ जाएगा. रिलेटेड पार्टी से अगर कुछ लेते हो आप शॉर्ट टर्म लोन वगैरह या एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, तो ये आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म बारोइंग में. शॉर्ट टर्म बारोइंग. बी करंट लायबिलिटीज, पांचवा है करंट लायबिलिटीज. उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे शॉर्ट टर्म बारोइंग. ठीक है, शॉर्ट टर्म बारोइंग में अगर आप लिखना चाहें तो लोन एंड एडवांस फ्रॉम बैंक और रिलेटेड पार्टीज. लोन एंड एडवांस फ्रॉम बैंक और रिलेटेड पार्टीज. फिर करंट लायबिलिटीज में बी पॉइंट लिखिए ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स. सी पॉइंट लिखिए अदर करंट लायबिलिटीज. अदर करंट लायबिलिटीज. सी पॉइंट. अदर करंट लायबिलिटीज में लिखिए अनपेड डिविडेंड, इंटरेस्ट accrued, income received in advance, income received in advance, call in advance, call in advance.
फिर डी पॉइंट लिखिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, ये पार्ट ए कंप्लीट हुआ। पार्ट बी पे आओ, वहां लिखो। पार्ट बी में सबसे पहले हेडिंग डाल लो, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहला आएगा ए, टेंजिबल। टेंजिबल में आएगा लैंड, कॉमा बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, जो भी आप। फिर उसके बाद आ जाएगा इनटेंजिबल एसेट्स, सी पॉइंट लिखिए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, डी पॉइंट लिखिए, intangible assets under development, intangible assets under development। इसमें लिख लीजिए पेटेंट, कॉमा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर लिखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिख लीजिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, फिर करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। फिर लिखिए इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री में लिखिए रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, गुड्स acquired for trading, store and spares, loose tools, loose tools। फिर उसके बाद नेक्स्ट अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। हम नोट्स अभी भेज देंगे, ठीक है, तुरंत। और ये आपको याद करना होगा कि किस हेडिंग के अंतर्गत क्या आता है, क्योंकि इससे रिलेटेड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है कि किस हेडिंग में क्या आएगा। अदर करंट एसेट्स,
अदर करंट एसेट्स में लिख लीजिए प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे करंट एसेट्स, तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग कहते थे करंट एसेट्स। तो प्रीपेड एक्सपेंस अभी भी करंट एसेट्स है, लेकिन ये किस हेडिंग में आएगा बैलेंस शीट में, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के, तो ये आएगा अदर करंट एसेट्स में। तो प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स। नेक्स्ट हेडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ये भी एसेट साइड पे जा रही है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज मतलब ये आइटम तो लायबिलिटी का है, ठीक है, क्योंकि अदर करंट एसेट्स बता दिया, तो ये एसेट्स वाले सारे आइटम खत्म हो गए। अब कंटिंजेंट लायबिलिटीज, इसमें क्या क्या आएगा? क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट्स, नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट्स, कॉमा गारंटीज, एक्स कॉमा other money for which the company is contingently liable, other money for which the company is contingently liable. Capital commitments, capital commitments, इसमें लिखिए uncalled capital, uncalled capital। अच्छा, शेड्यूल 3 में कौन सा फॉर्मेट बैलेंस शीट का एप्लीकेबल होता है? तो याद रखना वर्टिकल फॉर्मेट, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए डिफर्ड टैक्स एसेट्स, एक अलग है डिफर्ड टैक्स एसेट्स, इसमें लिख लीजिए a deferred tax assets, a deferred tax assets come into force, come into force when accounting income is less than taxable income, when accounting income is less than taxable income, ठीक है। अब थोड़ा सा एक पेपर उठा के देख लेते हैं कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मैंने सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया है, अभी मैंने वो नहीं बताया आपको क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट।
थे, एक कोई पेपर ले लेते हैं, जैसे सितंबर 2020 का पेपर ले लेते हैं, सबसे लेटेस्ट यही हुआ था। एक मतलब ये 2000 अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है, तो इसमें देखते हैं। अरे यार, बहुत तेज भागने लगता है। ये तो ऑडिटिंग का है। एक मिनट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक देखो, क्वेश्चन 15, ये मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का है। कह रहा है unintentional omission, unintentional omission or commission of amount and account is the process of recording the transaction, are commonly known as fraud, financial scam, errors। ये क्वेश्चन था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। परचेज ऑफ कंप्यूटर ये तो बता ही दिया था मैंने। देखो ये कह रहा है एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मतलब नॉर्मल केस की बात कर, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कंपनी इंगेज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इनका जो बैलेंस शीट का जो शेड्यूल है वो अलग है। नॉर्मल कंपनी की बात कर रहा है कि बैलेंस शीट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द फॉर्म सेट आउट इन शेड्यूल पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। याद रखना, नॉर्मल केस पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। एक तो ये क्वेश्चन मिला बैलेंस शीट और उसका। Which of the following is regarded as a position statement? बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन बताता है। दो क्वेश्चन हो गए। कह रहा है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत गैर लाभकारी संगठनों को अपने आय व्यय और बैलेंस शीट, अभी ये नहीं बताया क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन और बैलेंस शीट अभी आपको नहीं बताया है।
एक क्वेश्चन लेकिन बैलेंस शीट का वो भी हो गया 3, लेकिन अभी हमने आपको कराया 2 है। रिटर्न का है हमारे ख्याल से शायद, हाँ, which of the following statement is incorrect? As per Schedule 3, a liability should be classified as current when the company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date. सही है, true है। फिर उसके बाद as per Schedule 3, a liability should be classified as current when it is expected to be settled in the company normal operating cycle. Normal जो बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल है उसके बीच में अगर वो लाइबिलिटी सेटल हो जाती है तो उसको करंट लाइबिलिटी बोलेंगे, ये भी सही है। As per Schedule 3, a liability should be classified as current when it is held primarily for the purpose of being traded. ट्रेड के लिए जो लाइबिलिटी रखी जाती है वो करंट लाइबिलिटी कहलाएगी, ये भी सही है। As per Schedule 3, a liability should be classified as current when it is due to be settled विद इन 18 मंथ। 18 मंथ तो इम्पॉसिबल है, 12 मंथ होता वन अकाउंटिंग पीरियड तो करंट हो जाता है, उससे अब चला जाता है तो लॉन्ग टर्म, तो ये वाला इनकरेक्ट है। 4 क्वेश्चन हुए इसका। देखो यहाँ पे ये है जो टॉपिक है आपका, जो अकाउंटिंग के टॉपिक हैं वो है टोटल, मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अकाउंटेंसी के जो टॉपिक हैं वो है टोटल 10, सिर्फ 10। 10 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, 30 क्वेश्चन। ऑन एन टोटल अकाउंटिंग के कितने क्वेश्चन है? अकाउंटिंग, टैक्स और ऑडिट मिला के टोटल क्वेश्चन बनते हैं 75। यहाँ पे जो अकाउंटिंग के 10 टॉपिक है, उन टॉपिक में से कुछ बड़े टॉपिक हैं, कुछ छोटे टॉपिक हैं, उन सबको मिला देंगे तो अकाउंटिंग से टोटल 50 क्वेश्चन, 10 टैक्स का, 10 ऑडिट का, 50 से 55 हो सकता है, ये भी ज्यादा हो सकता है, ये भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये है रेशियो आपका। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट। चलिए।